नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ गए हैं सक्सेस स्क्वायर कोचिंग से। और हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। अब ये कंप्यूटर की जो क्लास है ना, जो आज की क्लास है और आगे जो भी क्लासेस रहेंगी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, केवीएस नवोदय विद्यालय है ना, ईएमआरएस एक नया स्कूल ओपन हुआ है पिछले लास्ट ईयर बजट में, उसके लिए भी, और डीएसएसबी के अंदर, और इसके साथ साथ डीएसएसबी की जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, साथ ही साथ एसएससी के जो पोस्ट हैं जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है। अब तो एसएससी में कंपलसरी है कंप्यूटर, प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। और जो अलग अलग अकाउंटेंट्स की जो जॉब है और क्लरिकल जॉब है ना, टेक्नीशियन की जॉब है, तो सबके लिए जो कंप्यूटर पूछा जाता है वो ओवरऑल ये क्लास कंबाइंड है सभी की। और यहाँ पे हम पूरा डेप्थ में सिलेबस डिस्कस करेंगे और उस सिलेबस के एक एक टॉपिक को आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। किसकी बात कर रहे हैं? कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर शब्द से आप समझते क्या है? तो कंप्यूटर क्या है दोस्त? देखो, बहुत पहले की अगर बात की जाए ना, बहुत पहले की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर का मतलब इससे निकाला जाता था कि जो भी व्यक्ति फास्ट कैलकुलेशन कर रहा है, जो भी व्यक्ति बहुत तेज गति से गणना करने में सक्षम है, उसको कंप्यूटर कहा जाता था। लेकिन समय बदला, समय के साथ चीजें बदली और इसकी डेफिनेशन भी बदल गई। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो हमसे इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट दिखा दे जाता है। अब यहाँ पे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, ये तीन शब्द आपके लिए नए हो गए जिन बच्चों ने बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। ठीक है, ये तीन वर्ड हो गए। तो देखो, मेरे सामने कंप्यूटर है, मैंने कंप्यूटर से कहा कि भैया कंप्यूटर आप 2+2 को ऐड कर दो। तो कंप्यूटर को कैसे पता लगा कि हमें 2+2 को ऐड करना है? तो हमने इनपुट डिवाइस की माध्यम से, हम आगे समझेंगे, हमने इनपुट डिवाइस की माध्यम से कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन दी कि आप 2+2 करके हमें रिजल्ट बता दो। अब स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सी है जो हम इस्तेमाल करते हैं? वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम 2+2 की प्रेस करेंगे और मॉनिटर पर, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर, हमें 4 दिखाई दे जाएगा। कैसे हुआ ये? हमने तो तुरंत 2+2 प्रेस किया और तुरंत हमें आंसर दिखाई दे गया। तो भाई सुनो, हमने 2+2 ये कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी, निर्देश दिए, तो कंप्यूटर समझ गया कि हमें ऐड करना है। कंप्यूटर ने ऐड करके आपको रिजल्ट बता दिया। उस रिजल्ट को कहते हैं आउटपुट। आउटपुट का मतलब परिणाम। आउटपुट का मतलब क्या है? परिणाम। ठीक है, इनपुट का मतलब निर्देश। जो कंप्यूटर को काम करने को आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर नहीं कह सकते, मशीन है, ऑर्डर जो दिया, निर्देश दिया, वही क्या है? इनपुट है। तो हमने इनपुट क्या दिया? 2+2। अब ये इनपुट देंगे किससे? ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल दूं कंप्यूटर से, कंप्यूटर वहां से 2+2 को ऐड कर दो। हालांकि अब ये भी फैसिलिटी है ना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का टाइम है ये, तो सब कुछ पॉसिबल है। आगे भी देखो आप क्या क्या इन्वेंशन होते हैं। ठीक, तो 2+2 हमने किससे बोला? कंप्यूटर से, कीबोर्ड से बोला 2+2, और उसने प्रोसेसिंग करके 2+2 को 4 करके हमें आउटपुट दिखा दिया 4। इसके अंदर क्या हुआ, अंदर क्या हुआ वो हम आगे समझेंगे, क्योंकि कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझता। कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा को समझता है। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है बस। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? जो 0 और 1 की फॉर्म में लिखी होती है। ये सब अच्छे से समझेंगे हम। 0 और 1 की फॉर्म में लिखी होती है। तो जब प्रोसेसिंग होती है ना दोस्त, जब प्रोसेसिंग होती है, तो हमने 2+2 जब इनपुट दिया कंप्यूटर को, तो ये 2+2 ये 0 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा अंदर।
तब कंप्यूटर को समझ में आएगा अच्छा ऐड करवाना चाह रहे हो आप, क्योंकि ये 2 और 2 ये वाली भाषा तो कंप्यूटर समझता ही नहीं, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। कंप्यूटर समझता है मशीनी भाषा। अब मशीनी भाषा में 2 को 0 1 में कन्वर्ट करो, फिर 2 को 0 1 में कन्वर्ट करो, प्लस को भी 0 1 में कन्वर्ट करो, तब सब वो ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद जब कंप्यूटर रिजल्ट देगा वो भी 0 1 में देगा, हमें आउटपुट दिखेगा अपनी भाषा में। तो इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेटर इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर में, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बने रहिए क्लास के साथ, है ना। तो यहां हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक एक को हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या हमें आगे पढ़ना है। तो इतना तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है, फिर उसको प्रोसेस करती है, फिर हमें आउटपुट दिखा देती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत ही फास्ट, तेज गति से कैलकुलेशन करती है, गणनाएं करती है। याद रहेगा, कंप्यूटर के फादर, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है भाई। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन्वेंशन की। इन्होंने क्या इन्वेंशन की तो देख लेते हैं। इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया। इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया। डिफरेंस इंजन बनाया। इसके बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन बनाया इन्होंने। तो इन्हें कंप्यूटर की संज्ञा दी गई है, इन्हें कंप्यूटर कहा गया है। तो चार्ल्स बेबेज ने 1900 के दशक में डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की खोज की। ये इंजन वर्ड ऐड हुआ है तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये इंजन है, ये कंप्यूटर है। नाम है डिफरेंस इंजन, जो कि लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता था, गणना करने के लिए इन्होंने ये बनाया था। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे चार्ल्स बेबेज कौन है? कंप्यूटर के जनक। क्लियर? अब अगर हिंदी वर्ड इसका देखें तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। संगणक, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी में, यानी कि सभी की गणना करने वाला संगणक। क्लियर? अब आते हैं हम पॉइंट पर कि आपको कौन कौन सी चीजें स्टडी करनी है जिससे आपके एग्जाम में चाहे 20 मार्क्स का कंप्यूटर आए, 25 मार्क्स का आए या इससे ज्यादा का आए, आपके जो है सभी प्रश्न करेक्ट होने चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है? क्लास से रेगुलर जुड़े रहना है, सक्सेस स्कोर से रेगुलर जुड़े रहना है। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उनको मैं ब्रीफली बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आज क्लास में, जिससे आपकी एक नींव तैयार हो जाए, एक फाउंडेशन तैयार हो जाए और आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और किस टॉपिक के अंदर कौन से हमें सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक एक से मैं डिस्कस करूंगा। पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्या समझे? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर का इतिहास, यानी कि शुरुआत कहां से हुई। तो हम देख रहे हैं ना, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और वहीं से शुरुआत हो जाती है कंप्यूटर की, वहीं से शुरुआत हो जाती है कंप्यूटर की। तो हम ब्रीफली इसकी हिस्ट्री समझेंगे कि कैसे कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ, कैसे पहले एक जो है 20 बाई 20 के कमरे जितना बड़ा एक कंप्यूटर हुआ करता था जो बहुत सारी हीट जनरेट करता था, उस कमरे में बैठना भी पॉसिबल नहीं था। तो सोचिए उस टाइम को जब कंप्यूटर 20 बाई 20 के कमरे जितना बड़ा होता था, और आज कंप्यूटर आप देखिए पाम टॉप भी आ गए, हथेली पे रख के आप चला सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इतना बड़ा जो इन्वेंशन हुआ है, इतना जो सुधार हुआ है, क्वालिटी अच्छी हुई है, साइज कम हुआ है, तो इसे हम कंप्यूटर की हिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है।
तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इसमें हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, जिसमें कैसे डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर के फील्ड में, जहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कैसे हम पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया करते थे, उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसके बाद हमने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फिर हम वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आज हम 5वीं जनरेशन में जी रहे हैं। कंप्यूटर का जो विकास है वो 5वीं जनरेशन का है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपके सामने है, जो ह्यूमन के लिए खतरा तो है ही, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आने से जो ह्यूमन है वो जॉबलेस हो रहे हैं। पर देखो, कोई भी डेवलपमेंट है, कोई भी इन्वेंशन है, अगर वो है तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, दोनों हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां। जैसे इंसान की पीढ़ियां बदलती हैं, इंसान की जनरेशन बदलती है, किसी टाइम पर दादाजी का चलता था, फिर पिताजी का, फिर हमारा, फिर हमारे बच्चों का, तो ऐसे पीढ़ी बदलेगी ना, वैसे ही कंप्यूटर की पीढ़ी भी है, कंप्यूटर की भी जनरेशन बदली है, तो उसे हम स्टडी करेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो इसमें हम टोटल अभी जो चल रही है जनरेशन कंप्यूटर की, वो 5वीं जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन 1940 से शुरू हो गई, फर्स्ट जनरेशन 1940 से शुरू हो गई। तो कंप्यूटर ज्यादा पुराना नहीं है। इंडिया में इवन कंप्यूटर को लाने का जो क्रेडिट है ना, कंप्यूटर को लाने का जो श्रेय है, वो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को जाता है, क्योंकि नया दिमाग था। इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद प्राइम मिनिस्टर बने ये राजीव गांधी, विदेश से आए थे, पायलट थे, वहां की बाहर की समझ थी उनको, बाहर की दुनिया देखी हुई थी, तो वो कंप्यूटर इंडिया में लाने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जब हम फर्स्ट जनरेशन 1940 से शुरू हुई, आज की जो जनरेशन है वो 5वीं जनरेशन चल रही है। तो कैसे हर जनरेशन में चीजें चेंज हुई, कैसे हर जनरेशन में चीजें चेंज हुई, तो टोटल 5 जनरेशन है, टोटल 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। जहां शुरुआत में पहली जनरेशन में हम इस्तेमाल करते थे क्या, पहली जनरेशन में हम सर्किट इस्तेमाल करते थे। जैसे मदरबोर्ड पर आप सर्किट देखते हैं, जो है पूरा मशीनरी का सर्किट होता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, तो वहां पे हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया करते थे, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया करते थे। क्लियर? उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल शुरू किया, उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल शुरू किया, फिर उसके बाद हमने आईसी के नाम से आपने ज्यादा सुना होगा, आईसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। पुराने जो मोबाइल चल लेते थे, जो काम करना बंद कर दिए, तो उसमें जब खराबी आ जाती थी तो हार्डवेयर की दुकान पे ले जाते थे, आप बोलते थे कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, ऑन नहीं हो रहा है, तो हार्डवेयर वाला क्या बोलता था, भैया इसकी आईसी चली गई। आईसी क्या है, वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो ये हमने थर्ड जनरेशन में आके इस्तेमाल किया। चौथी जनरेशन में हमने वीएलएसआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कंप्यूटर में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आपके एग्जाम में, एब्रीविएशन आपको याद रखने हैं, शॉर्ट फॉर्म और उसकी फुल फॉर्म, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, इसे हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। फिर है आपका 5वीं जनरेशन यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये और बड़ा हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अच्छा, एक चीज देखिए, जैसे जैसे हम फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे मेमोरी तो बड़ी होती जा रही है। पहले केबी में मेमोरी हुआ करती थी, आज हेक्साबाइट, पेटाबाइट, है ना, जेटाबाइट, इस फॉर्म में मेमोरी आ गई है। तो जनरेशन जैसे हमने मूव किया तो मेमोरी तो बढ़ती गई, मेमोरी का साइज बढ़ता गया, कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया और कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती गई।
जो स्पीड फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में थी वो 5वें जनरेशन में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि यूएलएसआई में तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करने लगे, रोबोटिक्स आ गया यहाँ पे रोबोटिक्स आ गया, रोबोट की डेवलपमेंट होने लगी। तो ये है ओवरऑल जनरेशन जो हमें अच्छे से पढ़नी है। समझ आ गए। भाषा भी हमने अलग अलग जनरेशन में कंप्यूटर में अलग अलग भाषाएं इस्तेमाल की हैं। एक स्पेशल टॉपिक है आपका कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जिसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, डॉट नेट, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान, ये सब लैंग्वेज हमें पढ़नी है कि किसने इन्वेंशन किया, क्या फुल फॉर्म होता है, क्या काम होता है और किस लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड टॉपिक हमें पढ़ना है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आगे जब हम बात करें तो फिर हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। आप डेस्कटॉप देखते हैं, आप लैपटॉप देखते हैं, ठीक है, आप सुपर कंप्यूटर देखते हैं जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और हम घर पे जो इस्तेमाल करते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है हमारे ऑफिस यूज के लिए। तो जो थर्ड टॉपिक हमें पढ़ना है, थर्ड टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, तो इसको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक तरह से अगर डिफाइन करें, पहला क्लासिफिकेशन इसका ये हो जाएगा कि एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, और दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर जो आपके सामने है, अगर आप उस पर क्लास देख रहे हैं तो डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, ये घरों में मिलेगा आपको, ऑफिस में मिलेगा। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, ये भी एक क्लासिफिकेशन होता है कंप्यूटर का। बेसिक क्या है इसमें वो समझिए। तो बेसिक ये है कि एनालॉग कंप्यूटर ना इलेक्ट्रिक वोल्टेज का इस्तेमाल करता है, एनालॉग कंप्यूटर इलेक्ट्रिक वोल्टेज का इस्तेमाल करता है, जैसे कि थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, थर्मामीटर होता है बुखार मापने वाला यंत्र, तो वो एनालॉग कंप्यूटर है। और एक और एग्जांपल दूं, आप हॉस्पिटल में जब गए होंगे तो आईसीयू के अंदर अगर आपको जाने का मौका मिला हो तो वहां पे एक मशीन चलती है जो हार्ट बीट बताती है कि व्यक्ति जिंदा है या नहीं। कैसे चलती है? इस प्रकार, ऐसे ऐसे चलती है ना। तो वो मशीन क्या है? वो मशीन एनालॉग कंप्यूटर है। मशीन क्या है? वो एनालॉग कंप्यूटर है। थर्मामीटर जो घर में इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली टेम्परेचर मापने के लिए बॉडी का, बुखार मापने के लिए, वो भी एनालॉग कंप्यूटर है। अब उसमें इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे? तो ये एनालॉग कंप्यूटर है, ये घरों में नहीं मिलेगा आपको। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर जो जीरो और वन की भाषा में बात करता है, और इस जीरो और वन की भाषा को नाम दिया है बाइनरी लैंग्वेज। क्या? बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी भाषा, बाइनरी भाषा। क्यों इसे मशीन भाषा भी कहते हैं? क्योंकि इस भाषा को सिर्फ मशीन समझ सकती है, मशीन भाषा। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं, दैट मींस बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं, जीरो वन की भाषा को समझते हैं, जिसे हम मशीनी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। हम अपने लिए 2 3 4 5 ABCD या किसी का नाम, ये हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, कंप्यूटर को ये समझ नहीं आती। कंप्यूटर को हम बोलते जरूर है कीबोर्ड के माध्यम से कि 2 + 2 = 2, तो कंप्यूटर की मॉनिटर पे हमें आउटपुट दिखाई दे जाता है 4, 2 और 2 4 हो गए। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ? कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर क्या प्रोसेसिंग हुई? पहले 2 और 2 को कन्वर्ट किया गया अंदर ट्रांसलेटर के द्वारा बाइनरी भाषा में, जीरो वन की भाषा में, फिर उसको ऐड किया गया कंप्यूटर के द्वारा, तब 4 बना, और वो 4 भी जीरो वन की भाषा में बना, जो हमें समझ नहीं आता। पर हमें समझ आए इसलिए कंप्यूटर के अंदर होते हैं ट्रांसलेटर, वो मशीनी भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं तुरंत, तो हमें समझ आती है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि 2 और 2 वाली, ठीक है, लेकिन जीरो वन वाली हमें भाषा समझ नहीं आती। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी भाषा में काम करते हैं, जीरो वन की भाषा में काम करते हैं, और ये आपके सामने हैं, आपके घर में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पाम टॉप है, ये सब। अगर पहला जो डिजिटल कंप्यूटर की बात करें हम, तो आपके सामने होता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर जो होता है ना, वो डिजिटल कंप्यूटर है।
कैलकुलेटर जो होता है वो डिजिटल कंप्यूटर है, एक डिजिटल कंप्यूटर का एक उदाहरण है। हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड का मतलब है मिक्स ऑफ बोथ, मिक्स ऑफ बोथ। एनालॉग कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, डिजिटल कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, उन दोनों को मर्ज करके कंप्यूटर बन गया, वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। और हाइब्रिड कंप्यूटर नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता, ये जो है साइंस में इस्तेमाल होता। कहाँ इस्तेमाल होता है? साइंस में इस्तेमाल होता है, तो ये याद रहेगा आपको। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन है। एक और क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, यहां देख लेते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है जो हमें देखने को मिलता है। ये तो एक प्रकार से क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन हमें यहां लिखता हूं मैं, एक को कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये दूसरे टाइप से क्लासिफिकेशन है। दूसरा है मिनी कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, और तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। और लास्ट में है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये भी एक क्लासिफिकेशन है। ये तो काम के आधार पर हो गया, ये साइज के आधार पर हो गया, मतलब आकार के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। और काम करने के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। समझ आ गया? अब देखो यहां समझो, माइक्रो जो कंप्यूटर है वो अपने यही कंप्यूटर हैं जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। छोटे कंप्यूटर, कम मेमोरी होती है, स्पीड भी कम होती है। भैया आप सुपर कंप्यूटर से कंपेयर करेंगे तो स्पीड तो कम होगी, है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर जो साधारण तौर पर जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, घरों में इस्तेमाल होते हैं, ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं, स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, टीचर इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए, ठीक है। मिनी कंप्यूटर इससे थोड़े से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर मतलब साइज में तो थोड़े से ही बड़े होते हैं, लेकिन मेमोरी बढ़ जाती है इनके अंदर, इनकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। यहां माइक्रो कंप्यूटर में स्पीड कम रहती है। ध्यान रखना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मेमोरी बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी और क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं? वैसे ही मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं जो लेबोरेटरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। कई सारे मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर को सर्वर बनाया जाता है। देखो कैसे, आप अगर किसी कंप्यूटर लेबोरेटरी में गए हो, कंप्यूटर की लैब में गए हो, तो आपने देखा होगा एक व्यक्ति अपने कंप्यूटर पर यहां बैठा है, ठीक है। इसी कंप्यूटर से जुड़े हैं और सारे कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर ऐसे जुड़े हुए हैं। यहां पे भी ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, यहां पे भी ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। अब इन कंप्यूटर में और इस कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है दोस्त, डिफरेंस ये है कि ये है आपका सर्वर, इसे कहेंगे सर्वर, सर्वर कंप्यूटर कहेंगे इसे। क्यों कह रहे हैं सर्वर कंप्यूटर? क्योंकि ये सर्वर कंप्यूटर इन सबको कंट्रोल करके रख रहा है। इनमें कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सर्वर से ठीक हो जाएगी। सर्वर इन सबको कंट्रोल करके रखता है। जैसे आपने सुना होगा बैंकों में अधिकतर ये समस्याएं आती हैं कि आप पेमेंट डिपॉजिट कराने जाओ या आप ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो तो देखा ये जाता है, आपको मैसेज दिखाएगा वो, बैंक का सर्वर लो है। आप बैंक में पैसे जमा कराने जाओ तो ब्रांच मैनेजर बोलेगा सर्वर अभी लो है, सर्वर काम नहीं कर रहा है बैंक का, आप कल आना जमा कराने। अभी कोई अपडेट नहीं हो पाएगी आपके अकाउंट में, क्योंकि बैंक का सर्वर हेड ऑफिस से ही काम नहीं कर रहा है, अभी सर्वर लो हो गया है। तो इसका क्या मतलब है कि सर्वर ओवरऑल ब्रांचेस के कंप्यूटर को कंट्रोल करके रख रहा है। वैसे ही ये तो मैंने छोटे रूप में एग्जांपल दिया है आपको। ये सर्वर जो हाईली पावरफुल कंप्यूटर है जो और कंप्यूटर को कंट्रोल करके रख रहा है, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर को सर्वर बना दिया जाता है क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर पावरफुल होता है।
मेन फ्रेम कंप्यूटर को सर्वर बना देंगे तो ये हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और बाकी ये जनरल कंप्यूटर हो गए, इन सबको कंट्रोल करके रख रहा है ये। अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उससे कई सारे कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं, समझ रहे हैं, ये लैब में है, आगे और डिटेल में हम समझेंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं सुपर कंप्यूटर। तो भैया सुपर कंप्यूटर तो नाम से ही समझ आ रहा है आपको, सुपर मतलब सुपर। सुपर कंप्यूटर घरों में जनरल पर्पज में इस्तेमाल नहीं होते। सुपर कंप्यूटर जो है साइंस की जो रिसर्च लेबोरेटरी है, रिसर्च सेंटर है, वहां पे सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। अब अगर हम बात करें तो इंडिया में सुपर कंप्यूटर को लेके क्या है भाई अपडेट, तो देखो इंडिया ने जो है ये आपका परम 8000, परम 8000 ये कंप्यूटर है इंडिया में बना, परम 8000 है ना। और आपका जो है सशस्त्र 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 ये भी एक सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया में बना। किसने बनाया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने ये बनाया सशस्त्र, है ना। और परम 800 बनाया सीडेक पुणे, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटर, सीडेक पुणे। सीडेक का आपको पता ही है, कंप्यूटर कोर्स अगर करने होते हैं तो ये अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो सीडेक का जो पुणे वाला सेंटर है उसने बनाया ये, है ना। तो ये याद रखना है, सुपर कंप्यूटर हाईली पावरफुल, स्पीड बहुत फास्ट होती है, मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये सुपर है, समझ गए। तो ये ध्यान रखना है। हमने कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन दोनों तरीके से एक ओवरव्यू ले लिया, इसके अंदर क्या क्या थ्योरी है, क्या पॉइंट्स हैं, वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे आगे। तो ये तो हो गया काम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, 3 प्रकार के। फिर साइज के आधार पर, यानी कि आकार के आधार पर अगर हम कंप्यूटर को बांटें तो 4 प्रकार के, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बोलो आई बात समझ में, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, पक्का? चलो ठीक है, आगे हम बात करें। तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा हमारा वो है हार्डवेयर एंड इनपुट डिवाइसेस। इसके बाद जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। आईओ का मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट, समझ जाइएगा, है ना। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो थोड़ा इंग्लिश पढ़ने की आदत तो डालो, है ना। क्योंकि अभी मैं शुरुआत में ही आके बोल देता आपको कि चलो भाई आज हम संगणक पढ़ेंगे, समझ आता आपको? भाई कंप्यूटर भी नॉर्मल शब्द है जो सबको पता है, संगणक नहीं पता सबको। इसमें ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं ना, इसमें थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखो आप। हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, अब हार्डवेयर का हिंदी वर्ड क्या बताया आपको, समझ रहे हैं? तो ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये है आपका अगला टॉपिक। ठीक है, कौन सा टॉपिक है ये? 4th टॉपिक है। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड इनपुट डिवाइसेस। ठीक है भाई, देखो भाई कंप्यूटर में 100% नंबर लाने हैं आपको, एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर में गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर वाले सेक्शन में गलत हुआ तो फिर हम किस बात के लिए 21वीं सदी में है भाई। इतने रिसर्च डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारे आसपास, दुनिया इतनी आगे निकल रही है, हम कंप्यूटर के क्वेश्चन गलत कर दें? क्यों कर दें भाई? डेली यूज में ही हम इतना कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं कि सारे वर्ड से फैमिलियर हैं हम, तो हम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो नाउ कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। सो समझ लेते हैं इसमें क्या है। अगर मैं साधारण भाषा में कहूं कि हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर होता है भाई कंप्यूटर का वो हिस्सा, कंप्यूटर का वो पार्ट या वो हिस्सा जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये इससे तो हमें आसानी से पता लग जाएगा कौन सा हार्डवेयर है। ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं।
कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसे हम टच कर सकते हैं उसे ही कहते हैं जी हार्डवेयर। अब किसको टच कर सकते हैं हम, तो देख लेते हैं। तो फिर टच करने के बिहाफ पर हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज आ जाएंगी, कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, तो देखो कौन कौन सी चीजें आएंगी, यहां देखो। तो फिर हार्डवेयर में जी आ जाएगा, हार्डवेयर में क्या आ जाएगा, तो देखो हार्डवेयर में सबसे पहले आ जाएंगी आपकी इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले आ जाएंगी इनपुट डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं, जिससे हम जो काम चाहते हैं वो काम कंप्यूटर कर दे। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस which are used to provide instruction to the computer to perform any specific task। किसी विशेष कार्य को करने के लिए इनपुट डिवाइसेस के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि वो हमारा विशेष काम कर दे, और कंप्यूटर कर देता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगी, क्योंकि देखो हार्डवेयर का मीनिंग याद रखो, कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसे हम टच कर सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस आ रही है हार्डवेयर के अंदर, दैट मींस वी कैन टच इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आएगा वो भी देख लो एक बार, जरूरी है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। इनपुट डिवाइस में आ जाएगा आपका कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस में आ जाएगा आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना, इसके बिना काम नहीं चलेगा, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के बाद माउस, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस से जो डेस्कटॉप है, जो स्क्रीन है, उस पे कोई फोल्डर बना हुआ है, माउस से आप कर्सर ले जाकर उस पे ऐसे क्लिक कर दो तो वो फोल्डर ओपन हो जाता है या नहीं हो जाता। कैसे समझ आया कंप्यूटर को कि क्लिक करने पर फोल्डर ओपन होना है, तो ये इनपुट डिवाइस है। आपने तो कर्सर ले जाकर क्लिक किया उस पर, कर्सर किसे कहते हैं, ये जो एरो होता है स्क्रीन पर ऐसे घूमता है, माउस रोटेट करने पर एरो भी रोटेट होता है, वो रोटेट ही जो हो रहा है उसे ही कर्सर कहते हैं। तो जब कर्सर ले जाके आप किसी फोल्डर पर क्लिक कर देते हो तो फोल्डर ओपन हो जाता है। इसका मतलब कंप्यूटर को पता है कि जब क्लिक किया जाए तो इसको ओपन कर देना है, समझ रहे। तो हमने माउस के द्वारा इनपुट दिया, क्या इनपुट दिया कि भैया इस फोल्डर को ओपन कर दो, ओपन कर दिया उसने। तो कीबोर्ड, माउस और आपका आ जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक आप समझ रहे हैं, जॉयस्टिक का मतलब होता है, अच्छा ये बताओ, अभी तो आप सब लोग अपने अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे गेम खेलते हो, और मुझे नहीं लगता कि आपने वो उस टाइम पर किसी जो गेम वाली शॉप होती थी, दुकान, उस पे जाके आप 5 रुपए घंटे के हिसाब से गेम खेलते होंगे, नहीं खेलते होंगे। लेकिन क्या होता था पहले, अब कंप्यूटर हर जगह अवेलेबल नहीं थे, मोबाइल भी इतने नहीं थे, तो जो बच्चे लोग थे वो क्या करते थे, बाजू में ना मोहल्ले में एक गेम की दुकान होती थी, साइबर कैफे आप कह सकते हैं। तो उस पे गेम खेलने के लिए अगर हमें जाना है तो वो पर आवर के हिसाब से चार्ज लेता, पर आवर के हिसाब से चार्ज लेता, और फिर हम फाइटिंग वाला गेम खेलते ऐसे, राउंड 1 राउंड 2, समझ रहे हैं ना, फाइटिंग वाला। तो जो फाइटर है वो कैसे बॉक्सिंग करेगा, कैसे मूव करेगा पीछे, फिर आगे मूव करेगा, ऐसा हम किससे करवाते थे, जॉयस्टिक से करवाते थे। जॉयस्टिक क्या है, ऐसे होता था, देखो ये है जैसे पोडियम, और इस पे बना हुआ है ये जॉयस्टिक। ठीक है, तो हम इसको ऐसे पकड़ के आगे पीछे करते, तो वो जो हमारा फाइटर है, हमारी तरफ से जो फाइट कर रहा है गेम में, वो भी आगे पीछे होता, समझ रहे। तो इसे बोलते हैं जॉयस्टिक, ध्यान से देखो इसको, इसे बोलते हैं जॉयस्टिक। इसको हाथ से पकड़ के आगे पीछे करते, अरे जैसे गियर होता है ना गाड़ी में गियर, वैसे ही ये जॉयस्टिक होता था। तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। फाइटर को कैसे पता लगा मुझे पीछे होना है, मुझे आगे जाना है, इनपुट डिवाइस है भाई जॉयस्टिक। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि पीछे मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, समझ रहे। तब वो आगे पीछे होता था ना, तब वो बॉक्सिंग स्टार्ट करता था, तब वो बैठ जाता था, जिससे सामने वाला बॉक्सिंग करे, मुक्का दे तो उसके लगे नहीं, वो बैठ जाएगा। तो ये है इनपुट डिवाइस। तो जॉयस्टिक भी भैया
इनपुट डिवाइस है। समझ आ गया? इनको आगे हम अच्छे से डायग्राम से और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पॉइंट्स हैं ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और फिर आ जाता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, अब ट्रैक बॉल क्या होता है? तो देखो लैपटॉप पे जो ये जो कीज के नीचे जो एरिया होता है स्पेस, उस पे आप उंगली को मूव करते हैं, वो ट्रैक बॉल है। अभी जो माउस इस्तेमाल करते हैं आप, तो माउस जो होता है उसको ऐसे पलट के देखिए आप, पीछे लेजर लाइट जलती हुई दिखाई देगी रेड कलर की, उसे लेजर लाइट कहते हैं। तो ये माउस लेजर माउस हो गए। लेकिन लेजर माउस के पहले कौन से माउस चलते थे? माउस, और उसको पीछे से अगर आप पलट के देखेंगे ना, तो वहां पे एक बीच में बॉल होती थी, छोटी सी बॉल। अब उस बॉल के माध्यम से आप माउस को ऐसे रोटेट करते थे, तो वो बॉल रोटेट करती थी, बॉल घूमती थी। उसी बॉल के माध्यम से स्क्रीन पर कर्सर घूमता था। तो जो वो बॉल है ना, उसे ही ट्रैक बॉल बोला जाता है, उसे ही ट्रैक बॉल बोला जाता है। समझ आ गया? माइक, माइक भी आ जाएगा इसमें, माइक भी आ जाएगा, है ना, बोलने के लिए माइक। अब ये है देखो, इससे आप तक आवाज जा रही है ना, तो ये इनपुट डिवाइस हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ भाई। आप वहां सुन रहे हो किससे? स्पीकर से, स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया। समझ आ गया ना? चलो, तो माइक, और इसमें जो है आ जाएगा आपका OMR। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑफलाइन पेपर देते होंगे आप, ऑफलाइन पेपर देते हैं तो 4 ऑप्शन आते हैं, एक सर्किल ब्लैक करना होता है सही आंसर का, ABCD 4 गोले में से एक गोला काला करना पड़ता है। वो जो कॉपी जमा होती है आपकी, उसको चेक कौन करता है? चेक करता है OMR मशीन। कौन? OMR मशीन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR मशीन फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इसका, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR मशीन इनपुट डिवाइस है। क्या किया जाएगा? आपकी वो कॉपी है OMR मशीन में डाली जाएगी, और वो मशीन ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देगी कितने सही कितने गलत। उस बिहाफ पे नंबर आपके मेंशन हो जाते हैं मार्कशीट में। समझ आ रहा है? OMR जो है इनपुट डिवाइस है। MICR, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, MICR। चेक के नीचे एक नंबर दिया होता है बैंक वाले, उस चेक के नंबर को रीड करने के लिए MICR का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एक डिवाइस होती है BCR, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, तो बार कोड रीडर जब मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, सामान लेकर बाहर बिलिंग कराते हैं काउंटर पे, बिल वाला क्या करेगा? बिल वाला क्या करेगा? हाँ भैया आपने ये रिमोट लिया है, चलो दिखाओ। रिमोट लिया हाथ में, स्कैन करने वाली मशीन, तुरंत बिलिंग हो गई, स्कैन करके कितना प्राइस है कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया। क्या है वो है BCR मशीन, बार कोड रीडर। इनपुट डिवाइस है ना। कैसे पता लगा कितना पैसा लेना है इनसे? स्कैन कर लो तुरंत, उसने स्कैन करके बता दिया स्क्रीन पे इतना पैसा लेना है, दैट इज BCR, बार कोड रीडर। समझ आ गया ना? तो BCR हो गया। एक होता है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जिससे टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। आप किसी लिखी हुई किताब पर जो डेटा है उसको स्कैन करो, उसका टेक्स्ट कॉपी होके आपकी कंप्यूटर में आ जाएगा। ये है OCR। समझ गए? एटसेट्रा। बाकी तो हम इस टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, बस ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, है ना। तो ये इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस भी आ जाएंगी हार्डवेयर में ही, हार्डवेयर में ही आ जाएंगी आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जिसके माध्यम से हम रिजल्ट देखते हैं, जिसके माध्यम से हमें परिणाम देखने को मिलता है। तो आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा आपका मॉनिटर। हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही परिणाम देखने को मिलता है ना, रिजल्ट, तो मॉनिटर हो गया। स्पीकर, आप घर पे इस क्लास को देख रहे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं आप स्पीकर से, तो स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्पीकर मेरी आवाज आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। स्पीकर हो गया, है ना। और प्रिंटर हो गया, प्रिंटर, प्रिंटर हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो प्रिंटर क्या है? सॉफ्ट कॉपी है, उसको प्रिंट किया आपने, हार्ड कॉपी आपके हाथ में आ गई, तो आउटपुट आ गया। तो ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा हार्डवेयर में क्या आ जाएगा? इसके अलावा हार्डवेयर में मेमोरीज आ जाएगा। क्या आएगा? मेमोरी आ जाएगी, जो कंप्यूटर की मेमोरी, और ये मेमोरी डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे इन फ्यूचर यू कैन एक्सेस एनी ऑफ द डेटा ऑफ योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर में जो भी डेटा सेव कर चुके हैं उसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, अगर वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो गया है तो।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आ जाए। क्लियर, समझ आ गया। चलो आगे चले हम। अगला जो टॉपिक है आपका वो है आपका सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला टॉपिक क्या है? सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर के दो पार्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर तो हमने समझ लिया, जिस पार्ट को हम टच करके देख लें वो हार्डवेयर। देखो इसे टच कर दिया, हार्डवेयर, इसे टच कर दिया, हार्डवेयर, माइक टच कर दिया, हार्डवेयर। ये हार्डवेयर हो गया जिसे हम टच कर सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, इसे हम टच नहीं कर सकते, इसको हम टच नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड होता है। ठीक है, और हम सॉफ्टवेयर बनवा भी सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आप कोचिंग क्लास दे रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनवा दो जिससे बच्चों का पूरा रिकॉर्ड उस सॉफ्टवेयर पे हो, मोबाइल नंबर उनके हों, उनके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर भी हों, और बच्चे की अटेंडेंस भी उसी पे हो जाए, और मंथली रिपोर्ट भी पेरेंट्स के पास ऑटोमेटिक चली जाए 30 दिन की। तो ये क्या हुआ? सॉफ्टवेयर हुआ। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो बना देंगे आपके लिए। तो क्या इस सॉफ्टवेयर को हम टच कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, लेकिन कंप्यूटर का पार्ट तो है ना ये। तो सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते। अब ये सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, तो ध्यान देंगे। पहला जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पहले को कहते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, डिफरेंस समझेंगे दोनों में। और दूसरा है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जो आगे लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, दोनों में अंतर समझ लो। अब सॉफ्टवेयर तो समझ आ गया ना, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर कई अलग अलग प्रोग्राम का समूह होता है जिससे कंप्यूटर को चलाने में मदद मिलती है। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते क्योंकि ये हार्डवेयर वाला पार्ट नहीं होता, ये हार्डवेयर से अलग होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब क्या डिफरेंस है दोनों में वो भी समझ लीजिए। क्या डिफरेंस है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किस लिए डिजाइन किए गए हैं कि हमें विशेष कार्य को संपन्न कराना है, स्पेसिफिक टास्क को हमें परफॉर्म करवाना है। एग्जाम्पल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, एग्जाम्पल है आपके सामने, ये देखो, जैसे एमएस वर्ड, एमएस वर्ड। अगला है एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। अगला है एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल। तो देखो भाई, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। एमएस वर्ड आपने इस्तेमाल किया होगा, डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। अगर क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एमएस वर्ड से और फोटो एडिट कर लूं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एमएस वर्ड से पीपीटी बना लूं, स्लाइड्स बना लूं? पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एमएस वर्ड को बनाया ही सिर्फ एक काम करने के लिए गया है। क्या काम? एमएस वर्ड कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट ओनली। एमएस वर्ड सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है, डॉक्यूमेंट के अलावा इससे आप कोई भी काम नहीं करवा सकते, करेगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक काम को करने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। एमएस पावर पॉइंट, इसका काम सिर्फ स्लाइड्स बनाने का है, इसका काम सिर्फ स्लाइड्स बनाने का है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो स्लाइड्स की फॉर्म में हम पढ़ेंगे क्लासेस में, तो मैं आपको बताऊंगा जो स्लाइड्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा वो स्लाइड्स में जो है पावर पॉइंट में बनाऊंगा। समझ रहे हैं? तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल स्लाइड्स बनाने के लिए किया जाता है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं सब, है ना। अब पावर पॉइंट स्लाइड्स के अलावा कोई काम नहीं करेगा। पावर पॉइंट से आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहें, रिज्यूमे बनाना चाहें, नोट्स बनाना चाहें, टेस्ट बनाना चाहें, नहीं बन सकेगा, वो वर्ड में बनेगा। ठीक है। एमएस एक्सेल का काम है सिर्फ सीट बनाने का। सीट आप समझते हैं? एमएस एक्सेल की जो पेज है वो इस प्रकार का होता है कुछ। ये एमएस एक्सेल ओपन किया आपने, ऐसे 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 ये पेज होता है आपका।
इस प्रकार से पेज होता है, ब्लैंक पेज नहीं होता है एमएस एक्सेल का, ऐसे होता है। अब यहाँ पे आप सीट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ नाम लिखना है स्टूडेंट का, यहाँ उसका रोल नंबर लिखना है, यहाँ उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, यहाँ क्लास लिखनी है, यहाँ एड्रेस लिखना है। तो ये सारे डेटा 1 2 3 4 4 स्टूडेंट का डेटा ऐसे मैनेज हो जाएगा। इसे कहते हैं सीट। मार्कशीट भी आप यहीं बना सकते हैं, और जो भी ऑफिस से संबंधित कैलकुलेशन है वो भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। वो हम एमएस एक्सेल में पढ़ेंगे आगे, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये समझ आ गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, और ये उसी काम को करते हैं, दूसरा काम इनसे नहीं होगा। समझ गए? तो जितने भी एप्स आ रहे हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है, प्ले स्टोर पे जो ऐप होते हैं। अब बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है विच कंट्रोल ओवरऑल कंप्यूटर, विच कंट्रोल ओवरऑल कंप्यूटर, ओवरऑल कंप्यूटर, जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखते हैं उन्हें कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में नहीं हुआ तो यकीन मानिए आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। आप ऑन वाले की को प्रेस करते रहो, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर काम करना तो बहुत दूर की बात है, वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो यहां हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन से हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन समझ आ गई ना, विच कंट्रोल ओवरऑल कंप्यूटर, जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करके रखते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब उदाहरण देख लो, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका है ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम्पल इसका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब हम अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में, अपनी कार्यशैली में। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, जैसे फेमस है विंडोज। अब विंडोज तो आपने देखा होगा, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो स्क्रीन पे विंडोज लिख के आता है। विंडोज क्या है, एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। क्लियर? तो विंडोज अगर आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि एक दिन पहले आप अच्छे से काम करके सो गए, सुबह देखा कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा। उस कंप्यूटर को आप ले गए हार्डवेयर की दुकान पे और बोला क्या हुआ है इसको पता नहीं, तो हार्डवेयर वाला क्या कहेगा, आपके कंप्यूटर की विंडो करप्ट हो गई। क्या बोलेगा, आपके कंप्यूटर की या लैपटॉप की विंडो करप्ट हो गई, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ना, अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। और विंडोज क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, समझ गए ना सिस्टम सॉफ्टवेयर की वैल्यू। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें डिस्कस करना है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे चलेंगे हम। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, क्या टॉपिक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस और मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस और इसी से लिंक है मेमोरी मैनेजमेंट। तो पहले कंप्यूटर लैंग्वेज समझते हैं। इसमें देखो, हमें भाषा आती है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, ये सब आती है मान लो, लेकिन कंप्यूटर ये सब नहीं समझता। कंप्यूटर की अपनी भाषाएं होती हैं, और कंप्यूटर जो बेसिक समझता है वो है कंप्यूटर की बेसिक भाषा, मशीन भाषा। मशीन भाषा, मशीन भाषा को समझता है कंप्यूटर। ठीक है, अब मशीन भाषा होती है 0 1 की भाषा। मशीन भाषा कौन सी होती है, 0 1 की भाषा होती है। तो 0 1 की जो भाषा है उसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। क्या कहते हैं, 0 1 की भाषा को कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है भाई, बाइनरी लैंग्वेज। आगे मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी भाषा को डेसिमल भाषा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप याद रखेंगे कंप्यूटर में
कंप्यूटर में जो भाषाएं इस्तेमाल होती हैं वो है, पहली हो गई मशीन लैंग्वेज। पहली कौन सी है? मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है, मशीन लैंग्वेज। और दूसरी जो लैंग्वेज है उसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है, ठीक है भाई, असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। तीसरी जो लैंग्वेज कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीनी भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहां समझिए, मशीन भाषा में तो कुछ नहीं है। मशीन भाषा तो ये है कि 0-1 की भाषा है, कंप्यूटर 0-1 की भाषा समझता है, जिसे हम बाइनरी भाषा कहते हैं। असेंबली भाषा में क्या होता है, यहाँ पे कुछ कोड इस्तेमाल होने लगते हैं। मान लो 2 नंबर को जोड़ना है तो हम ऐड लिख देंगे, ऐड, और 2 और 3 लिख देंगे तो वो समझ जाएगा, 5 करके हमें दे देगा। तो असेंबली भाषा में कुछ कोड इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। एडिशन के लिए ऐड, घटाने के लिए सब, SUB, और मल्टीप्लिकेशन के लिए MULT। तो ये कोड इस्तेमाल हो जाते हैं आपके किसमें? असेंबली लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमारी और आपकी भाषा है, जिसे हम समझते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता। हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखते हैं कीबोर्ड से हेलो, हाय, लेकिन वो कंप्यूटर को समझ नहीं आता। कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटर होते हैं, वो क्या करेंगे, जब हम जैसे ही कीबोर्ड से हाय लिखेंगे, हेलो लिखेंगे, तो वो हेलो को 0-1 की भाषा में पहले कन्वर्ट करेंगे, तब वो कंप्यूटर को समझ आएगी, ठीक है। तो कंप्यूटर डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता, जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा समझता है। कंप्यूटर कितना भी एडवांस हो जाए, आज रोबोट्स बन रहे हैं, वो कितने भी एडवांस हो जाएं, भाषा यही समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझते। आपको ये लगता होगा कि रोबोट सामने खड़ा है, हमने डायरेक्ट बोल दिया अपने मुंह से कुछ काम करवाने को और वो काम करने लगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी भाषा उसको समझ में आ गई। हमारी जो वॉइस गई उसके पास, जो आवाज गई, उसको ट्रांसलेट किया गया मशीन भाषा में तुरंत, और वो समझ गया कि मैं क्या बोल रहा हूं, फिर वो काम करने लगा, ठीक है। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन भाषा समझता है, ये तो माइंड में सेट कर लो आप। बाकी 3 क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर की लैंग्वेज के। मशीन लैंग्वेज जो कि हमेशा से समझता आया है वो, असेंबली लैंग्वेज जिसमें कोड इस्तेमाल होने लगे हैं। अब इन कोड को कंप्यूटर नहीं समझता, आपको पता है अच्छे से। कंप्यूटर के लिए ये ट्रांसलेट किए जाएंगे। ये तो हमारे लिए आसान बनाने के लिए हमने कोड इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, क्योंकि आप खुद ही सोचो, पूरी स्क्रीन पर ये लिखा है 0-1-1-0-1-1-0-0-1-1-0। अब ये क्या लिखा है, कैसे पता आएगा, पता लगेगा, लेकिन कंप्यूटर को पता है ये क्या लिखा है। तो मशीन लैंग्वेज शुरुआत में चलती थी जब कंप्यूटर शुरू हुए थे। तो साइंटिस्ट जो थे, अगर कोई भी प्रोग्राम बनाना होता था, उनको कोई भी कोडिंग करनी होती थी, तो मशीन लैंग्वेज में ही करते थे। अब दिक्कत क्या होने लगी कि मान लो ये पूरे पेज की कोडिंग लिख दी, 0-1-0-1 में ये पूरे पेज की कोडिंग लिख दी यहां तक। बाद में जब प्रोग्राम को रन किया, मतलब देखा कि जिस मकसद से हमने प्रोग्राम लिखा है वो मकसद पूरा हुआ भी है या नहीं, तो जब देखा तो पता लगा वो दिखा रहा है कंप्यूटर एरर। अब आप बताओ, इतनी लाइन में कैसे पता लगाओगे कि कौन सी लाइन में कहां गलती कर दी हमने, सब तो एक जैसा दिख रहा है 0-1-0-1। तो इसमें ये डिफिकल्टी हो रही थी। फिर साइंटिस्ट ने थोड़ा सा इन्वेंशन किया और असेंबली भाषा बना दी। असेंबली भाषा में काम थोड़ा सा आसान हुआ, यहां ये टाइटल इस्तेमाल होने लगे, तो उस लैंग्वेज से हम बच गए। लेकिन ये भाषा कंप्यूटर को समझ नहीं आती, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर असेंबली भाषा से बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर होता है, उसे असेंबलर बोलते हैं। असेंबलर, ये असेंबलर ट्रांसलेटर है। जैसे मान लीजिए हम जैसे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, वो फोर्ट पर आते हैं, ताजमहल पर आते हैं, नई दिल्ली में आते हैं, तो उनकी भाषा नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आएगी और नॉर्मल लोगों की भाषा उनको समझ नहीं आएगी। तो क्या किया जाता है, एक गाइड दिया जाता है उनको, जो क्या करेगा, उनकी भाषा भी वो समझता है और यहाँ की भाषा भी। तो बीच में ट्रांसलेटर का काम करता है वो। अंग्रेज कुछ पूछेंगे तो वो और लोगों से पूछ के उनको बता देगा, क्योंकि उसे ट्रांसलेशन आ रहा है, फ्रेंच से हिंदी कर रहा है, हिंदी से फ्रेंच कर रहा है। वही काम असेंबलर करता है। असेंबलर क्या करता है, अगर असेंबली लैंग्वेज में हम कोई काम करवा रहे हैं इन कोड का इस्तेमाल करके कंप्यूटर से, पर कंप्यूटर तो समझेगा नहीं इनको, लेकिन कंप्यूटर के अंदर होता है असेंबलर। असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर
इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, फिर कंप्यूटर समझ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर फिर रिजल्ट देगा, वो भी मशीन लैंग्वेज में देगा, लेकिन वो हमें समझ नहीं आएगी। तो फिर असेंबलर दोबारा से करेगा रिकन्वर्ट मशीन को असेंबली में, असेंबली को मशीन में, मशीन को असेंबली में, यही करता रहता है असेंबलर। क्लियर है ये? फिर आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारी भाषा हो गई प्योर इंग्लिश, है ना। तो ये भाषा भी कंप्यूटर को समझ नहीं आती, तो इस भाषा को कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करता है क्या? कंपाइलर। कंपाइलर ये क्या करता है? हाई लेवल भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है, फिर मशीन भाषा को हाई लेवल भाषा में। तो दोनों के लिए आसान हो गया, कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ आ गई और हमें कंप्यूटर की भाषा समझ आ गई, तो इसे कहते हैं कंपाइलर। तो 3 प्रकार के ट्रांसलेटर इस्तेमाल होते हैं। मशीन लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता। असेंबली के लिए असेंबलर और हाई लेवल के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये 2 ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? बोलो सर 2 इस्तेमाल क्यों किए, एक ही कर लेते। तो यहां समझो आप, ये देखो, जैसे ये पूरा पेज है, इसमें कितनी लाइन है? बहुत सारी लाइन होगी, है ना। जब इस पेज को इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा तो वो लाइन बाय लाइन करेगा, पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को, उसके बाद तीसरी लाइन को, फिर चौथी लाइन को। तो ऐसे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम बहुत लग जाता है कन्वर्ट करने में इंटरप्रेटर से। कंपाइलर क्या करता है? जो पूरा होल डॉक्यूमेंट उसको सामने दिखाई दे रहा है, एक ही बार में पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट। तो स्पीड किसकी अच्छी हुई? कंपाइलर की, क्योंकि एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, इसलिए टाइम बहुत लेता है, तो इसकी स्पीड स्लो होती है, इसकी स्पीड फास्ट होती है। समझ गए? तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। ठीक है, और डिटेल में हमें ये क्लास में टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैं आपको सिलेबस को ब्रेक थ्रो कर रहा हूं, जिससे एक आपका फाउंडेशन तैयार हो जाए कि हमें आगे पढ़ना क्या है। ठीक है, चलो आगे हम बात करेंगे। जो अगला टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट का। कंप्यूटर के अंदर होती है मेमोरी, आपको अच्छे से पता है, हमारे अंदर भी होती है मेमोरी। किसके लिए काम आती है मेमोरी? तो डेटा को, इंफॉर्मेशन को, जानकारी को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में जो मेमोरी है, कंप्यूटर में जो मेमोरी है वो 2 प्रकार से होती है। एक को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी को कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, इसी को आप परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं। परमानेंट मेमोरी यानी कि स्थायी मेमोरी। ये 2 प्रकार की मेमोरी हमें कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है, हम करते हैं डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए। प्राइमरी मेमोरी समझ लीजिए, प्राइमरी मेमोरी में रैम आता है और रोम आता है। फुल फॉर्म पूछा जाता है कंप्यूटर में, जहां भी कंप्यूटर पूछा जाता है एब्रीविएशन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का फुल फॉर्म होता है। रोम का है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अब जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है रीड ओनली, यानी कि रोम में जो लिखी हुई बातें हैं उन्हें आप सिर्फ पढ़ सकते हो, उसमें एडिट नहीं कर सकते। और रोम जो है कंप्यूटर के साथ इनबिल्ड आती है, मतलब जब आप कंप्यूटर खरीद के लाते हो तो रोम उसके अंदर ऑलरेडी होती है, इसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो मतलब क्या है? रैम क्या है? रैम में डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कि आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलती रहे। मान लो ये कंप्यूटर है मेरे सामने, मैं इस कंप्यूटर पर MS वर्ड ओपन करके और कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा हूं, मान लो अपना रिज्यूमे ही टाइप कर रहा हूं। अब रिज्यूमे टाइप करते करते बस कंप्लीट करने वाला हूं और लाइट चली जाती है, कंप्यूटर हो जाता है बंद। अब जब लाइट आएगी, कंप्यूटर को दोबारा ऑन करेंगे तो वो वाली फाइल आपको कहीं नहीं मिलेगी जिस फाइल पे आप काम कर रहे थे। तो वो जब तक आप काम कर रहे थे तब तक वो डेटा सेव हो रहा था आपका, वो है रैम।
जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक डेटा सेव होता रहेगा कंप्यूटर पे, तो वो रैम में सेव होता है। रैम में सेव होने वाले डेटा का ड्रॉबैक यही है, कमी यही है कि अगर आपने Ctrl+S प्रेस नहीं किया और डेटा को सेव नहीं किया तो लाइट चले जाने पर, कंप्यूटर ऑफ हो जाने पर वो डेटा भी गायब हो जाएगा। हाँ, अगर आपने वो फाइल सेव कर दी है तो सेव कर दी यानी कि वो परमानेंट सेव हो गई, फिर वो कहाँ आ जाएगी, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगी। लेकिन जब तक आप वर्किंग है, काम कर रहे हैं, तब तक वो ऑटोमेटिक सेव रैम में होती रहेगी। लेकिन कब तक, जब तक पावर सप्लाई आपके कंप्यूटर को मिल रही है। लाइट गई, कंप्यूटर बंद हुआ, डेटा भी गायब, दोबारा ऑन करेंगे कंप्यूटर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है रैम। तो इसी फीचर के आधार पर रैम को बोलते हैं हम वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल का मतलब वैसे हिंदी में देखें तो वाष्पशील होता है, वाष्पशील। जैसे हम गैस पर पानी गर्म करते हैं, पानी को अगर बहुत ज्यादा देर तक गर्म किया जाए तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक वैसे ही रैम में काम करते करते अगर डेटा सेव नहीं किया तो डेटा भी उड़ जाएगा। इसे बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक है, रोम होती है वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, और ये होती है वोलेटाइल। रोम में जो डेटा है वो परमानेंट सेव होता है क्योंकि ये इनबिल्ड होती है ऑलरेडी, और हार्ड डिस्क में जो सेकेंडरी मेमोरी है उनमें डेटा वो सेव होता है जिसे हम करना चाहें, जैसे कि वीडियोस, सॉन्ग, और डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, नोट्स, ये सब इसमें होता है। ठीक है, तो रैम वोलेटाइल है और ये नॉन वोलेटाइल। अब बताओ ये वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? तो ये भी नॉन वोलेटाइल, इसमें सेव हो गया तो वो कभी नहीं जाएगा। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव आप कंप्यूटर में लगाओ, पूरा डेटा कॉपी कर लो, जब तक खराब ना हो पेन ड्राइव तब तक आपके पास है वो डेटा। ठीक है, तो ये प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है आपका, जैसे कि सबसे पहले हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क वो डिवाइस है जिसमें परमानेंट डेटा आपका सेव रहता है, फ्यूचर में कभी भी एक्सेस करना पड़े आप एक्सेस कर सकते हो इसको। ठीक है, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टैप ये भी एक हार्ड परमानेंट मेमोरी है। और सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये आपकी परमानेंट मेमोरी है। मैग्नेटिक टैप क्या होता है, हार्ड डिस्क तो आपको पता ही है। मैग्नेटिक टैप क्या होता है, तो आपने पुराने टाइम की अगर सुना हो तो पहले वीसीआर चला करते थे। क्या चलते थे, वीसीआर। वीसीआर मतलब जो इतना बड़ा कैसेट आता था पहले, इतना बड़ा कैसेट आता था मूवी का, ये कैसेट है, ये ऐसे रील होती थी इसमें, ये कैसेट आता था। पिक्चर हॉल में भी मूवी देखने जाते थे तो वो भी यही कैसेट्स लगाता था पिक्चर हॉल में, तब मूवी चलती थी पर्दे पे। ये सीडी और डीवीडी का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया है, उससे पहले मैग्नेटिक टैप चलता था। और पहले जो वॉकमैन हुआ करते थे उसमें छोटी सी कैसेट्स लगा के आप गाने सुनते थे, तो वो क्या है, मैग्नेटिक टैप है। उसका भी इस्तेमाल गाने को स्टोर करने के लिए किया जाता है, इसलिए वो परमानेंट जो है क्या है, डिवाइस है, परमानेंट मेमोरी है मैग्नेटिक टैप। ठीक है, और सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये एक डिजिटल मेमोरी है। डीवीडी, इसका मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, याद रखेंगे आप। और पेन ड्राइव आपको पता ही है, ऑक्सिलरी डिवाइस है, जब चाहो लगा दो, जब चाहो निकाल दो। ठीक है, तो ये सब आती हैं सेकेंडरी मेमोरी में। ये हमें इनकी क्या क्या फीचर्स होती हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला जो टॉपिक है आपका वो है कंप्यूटर नेटवर्क। अब नेटवर्क से आप समझ रहे होंगे, नेटवर्क का मतलब है जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से हम कनेक्ट कर देते हैं तो वही टेक्नोलॉजी नेटवर्क कहलाती है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे जो कोचिंग के डायरेक्टर सर हैं वो अपने कैबिन में एक सिस्टम रख के बैठे हुए हैं, उस सिस्टम से सारे कैमरे कनेक्ट हैं, किस क्लास में क्या चल रहा है वो उनको दिख रहा है। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाया, नेटवर्किंग के जरिए। एक लेबोरेटरी देखी होगी आपने, आप ऑनलाइन एग्जाम देने गए होंगे, कोई ना कोई एग्जाम ऑनलाइन दिया होगा, तो जिस रूम में आपका ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है उसी रूम में लाइन से कई सारे कंप्यूटर है, इस लाइन में भी कई सारे कंप्यूटर,
इस लाइन में भी कई सारे कंप्यूटर, हर कंप्यूटर पर एक स्टूडेंट बैठा है, वो अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेगा, एग्जाम अटेम्प्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन उसी लैब में एक कोने पर ऑफिस बना होगा, उसमें होगा मेन सर्वर, उस सर्वर से सभी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। किस कंप्यूटर पर क्या एक्टिविटी चल रही है वो सब ऑब्जर्व वहां से कर रहे हैं कि कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है नेटवर्क के जरिए। अब नेटवर्क जो हमारे होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जो सवाल आपके एग्जाम में पिछली बार भी आया था, जैसे कि लैन, लैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क, WAN। इनका फुल फॉर्म तो पूछा ही जाता है, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। इनका मीनिंग समझेंगे अभी। वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो सिंपल भाषा में इसका मीनिंग बस समझ लीजिए, सिंपल भाषा में इसका मीनिंग ये है कि जब जैसे ये बिल्डिंग है पूरी, ये सक्सेस स्क्वायर की बिल्डिंग है पूरी, फर्स्ट फ्लोर पर जितने कंप्यूटर, सेकंड फ्लोर पर जितने कंप्यूटर, थर्ड फ्लोर पर जितने कंप्यूटर, सब कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे थर्ड फ्लोर पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसे कुछ डेटा चाहिए जो नीचे वाले कंप्यूटर में अवेलेबल है, तो उसे नीचे उतर के ना आना पड़े, वहीं से वो ओपन कर ले इसको। तो लैन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जब मान लो सेम बिल्डिंग में, एक ही बिल्डिंग में रखे हुए सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना हो। एक ही बिल्डिंग में जितने कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं उन सबको आपस में कनेक्ट कर दो कि एक व्यक्ति एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में जो है देख पाए, एक्सेस कर पाए। तो वो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है? लैन टेक्नोलॉजी, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि बस ये हिंट लाइन याद रखना आप, सेम बिल्डिंग में, एक ही बिल्डिंग में सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो लैन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। मैन, मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो यहां याद रखेंगे सेम सिटी, पूरे शहर के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए मैन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरे शहर के कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो उसके लिए मैन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो दिल्ली में पेपर है, फॉर एग्जांपल मान लो DSSB का पेपर है, दिल्ली में कई सारे सेंटर बनाए गए हैं और एक ही दिन पेपर है। जितने भी सेंटर हैं दिल्ली में, सारे सेंटर पे जितने कंप्यूटर अवेलेबल हैं जिन पे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, वो सभी कंप्यूटर एक जगह कनेक्ट होंगे। दिल्ली हेडक्वार्टर जो होगा DSSB का, वहां से ऑब्जर्व किया जाएगा कि किसी कंप्यूटर पर कोई हरकत तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है जिससे ऐसा लग रहा है जैसे चीटिंग कर रहा हो, या कहीं किसी ने अपनी स्क्रीन शेयर करके घर पे तो नहीं भेज दी और घर पे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो रहा हो, यहाँ चुपचाप बैठा है वो। तो DSSB के हेड ऑफिस में मेन सर्वर से ये पूरी सिटी के कंप्यूटर जो है कनेक्ट हो जाएंगे, उसके लिए मैन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। तो जैसे ही आप कोई एक्टिविटी करेंगे तुरंत उस सेंटर पर कॉल आएगा कि आप इस नंबर के कंप्यूटर को चेक करो, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी ऑब्जर्व हो रही है, समझ रहे। तो मैन का इस्तेमाल किया जाएगा। एक ही सिटी के सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करना है आपस में, मैन। एक ही बिल्डिंग के कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, लैन। और वाइड एरिया नेटवर्क तो वाइड ही है, फिर इसमें कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, होल वर्ल्ड इसमें कनेक्ट किया जा सकता है, होल वर्ल्ड, पूरे विश्व को इसमें कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। याद रखेंगे आप अच्छे से। इसके बाद हमें इसी में टॉपिक पढ़ना होता है जैसे कि इंटरनेट। इंटरनेट, तो इंटरनेट में हमें पढ़ना होता है जैसे कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, होम पेज क्या होता है, होम पेज क्या होता है, और डाउनलोड कैसे करते हैं ये सब पता है आपको, डाउनलोड कैसे करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, ईमेल कैसे भेजते हैं इंटरनेट से, ये सारे टॉपिक पर सवाल पूछे जाते हैं आपके।
ये सभी टॉपिक पर सवाल पूछे जाते हैं। वेबसाइट क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, होम पेज क्या होता है, डाउनलोड कैसे करते हैं कोई चीज, अपलोड कैसे करते हैं, ईमेल क्या होता है, और एक और चीज सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन क्या होता है, ये भी इंटरनेट से संबंधित सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो एक एक से बात करते हैं। सर्च इंजन होता है जिससे आप जानकारी जो है प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि इंटरनेट पर कोई जानकारी आपको फोन में तुरंत सर्च करते हैं। कहां जाते हैं आप बताओ? अच्छा, जब आप कहां जाते हो सर्च करते हो तो इंटरनेट पे अगर कोई चीज सर्च करनी है तो कहां पे जाओगे आप मोबाइल में? बताइए, हाँ बताइए। ब्राउजर, कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं? क्रोम, ये वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर ओपन किस पे होता है? वेब ब्राउजर किस पे ओपन होता है? गूगल पे। तो गूगल हो गया सर्च इंजन। गूगल क्या है? सर्च इंजन। गूगल में सारी जानकारी है आपकी जो आपको चाहिए। तो गूगल क्या है? सर्च इंजन। गूगल के अलावा याहू क्या है? सर्च इंजन। रेडिफ क्या है? सर्च इंजन। ये है सर्च इंजन। ये वो इंजन है जहां जो सर्च करने में आपको मदद करते हैं। अब बात ये है, हम डायरेक्ट गूगल से कोई जानकारी नहीं ले सकते। गूगल से कोई जानकारी हमें लेनी है तो हमें वेब ब्राउजर की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे कि क्रोम। क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है जो हमें गूगल से जानकारी हासिल करने में मदद करते हैं। तो सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिए। सर्च इंजन तो हो गया गूगल, याहू, रेडिफ, ये हो गए। और वेब ब्राउजर क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और, हाँ जी, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये है मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स। फिर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और यूसी ब्राउजर जो भारत सरकार ने बैन कर दिया था, चाइना का है ये यूसी ब्राउजर। ये क्या है? ये सब वेब ब्राउजर है। ये क्या है? सब वेब ब्राउजर है। होम पेज क्या होता है? तो सबसे पहले गूगल पे जो स्क्रीन आपको दिखाई दे वही होम पेज है। होम का मतलब ही होता है पहली स्क्रीन, ठीक है। डाउनलोड अपलोड आपको पता है अच्छे से। ईमेल पे क्वेश्चन आते हैं यहां से। ईमेल कैसे करते हैं? ईमेल कैसे करते हैं? तो आप अपना ईमेल किसी पर भी बना सकते हैं। गूगल पे बनाएंगे तो वो जीमेल कहलाएगा, याहू पे ईमेल बनाएंगे तो वो याहू मेल कहलाएगा, रेडिफ पे ईमेल बनाएंगे तो वो रेडिफ मेल कहलाएगा। और हॉटमेल भी आता है सबीर भाटिया का। सबीर भाटिया ने बनाया था हॉटमेल को, है ना, जो इंडिया और अमेरिका की सिटीजनशिप है उनके पास। तो हॉटमेल पे भी मेल बना सकते हैं आप। अब सवाल ये आता है मेल करते कैसे हैं? तो जब विंडो आप मेल की ओपन करेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा जहां पे लिखा होगा कंपोज। कंपोज नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे आप क्लिक कर दो। ये क्लिक कर दो माउस से। कंपोज पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी ऐसी। कंपोज पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसी विंडो ओपन होगी जहां एक लाइन होगी जहां पे टू लिखा होगा, और एक लाइन होगी जहां फ्रॉम लिखा होगा, फ्रॉम। और एक लाइन होगी जहां सीसी लिखा होगा, एक लाइन होगी जहां बीसीसी लिखा होगा, बीसीसी। और यहाँ पे आप कुछ टाइप कर दो जो आपको मेल भेजना है। और नीचे एक अटैच करने का भी ऑप्शन आता है जहां डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं आप, मार्कशीट अटैच कर सकते हैं, वीडियो अटैच कर सकते हैं, फोटो अटैच कर सकते हैं। और बस लास्ट में फिर इतना करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ होता है सेंड का। सेंड कर दो, सामने वाले के पास मेल चली जाएगी। ठीक है, यहाँ समझिए। टू में तो हम उसकी ईमेल आईडी डालेंगे जिसको हमें भेजना है। फ्रॉम, फ्रॉम में आप ही की रहेगी क्योंकि आप भेज रहे हो। सीसी और वीसीसी का मतलब क्या है? सीसी और वीसीसी का मतलब क्या है? तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब है कार्बन कॉपी वाले ऑप्शन में जिसका ईमेल आईडी आप मेंशन करेंगे, इसका मतलब है आप उसको भी ये मेल भेजना चाहते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये है बीसीसी में जिसका भी मेल आपने मेंशन किया है उसको ये पता नहीं चलेगा कभी भी कि ये मेल किसी और को भी भेजा गया है, वो इस मामले में ब्लाइंड हो जाएगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखना है, इन पे सवाल बनते हैं। बाकी और फंक्शन है इसके जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलो।
आगे आगे फिर टॉपिक है आपका जैसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी वेबसाइट, हाँ, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस का अलग अलग कलेक्शन, यानी कि बहुत सारे वेब पेजेस को मिला दिया जाए तो वेबसाइट बन जाता है। जैसे मान लो वेबसाइट तो हो गई, मैं अब बताता हूँ आपको। जैसे DSSB, DSSB.org और www, ये DSSB की मान लो वेबसाइट है, हालांकि ये नहीं है, ये वेबसाइट है मान लो DSSB की। जैसे ही हम इस पे जो इसे बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं वेबसाइट का नाम, एंटर प्रेस किया, वेबसाइट ओपन हो गई, ये DSSB की वेबसाइट ओपन हो गई। अब इस पे जो फ्रंट पेज दिख रहा है वो तो हो गया होम पेज। अब होम पेज पे कई सारे ऑप्शन होंगे कि आपको रिजल्ट चेक करना है तो इस पे क्लिक करें, फॉर्म अप्लाई करना है इस पे क्लिक करें, है ना, और न्यू नोटिफिकेशन चेक करने के लिए इस पे क्लिक करें। तो जब नोटिफिकेशन पे फिर से चेक करेंगे तो फिर से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन ही वेबसाइट है। ठीक है, एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस आ जाते हैं, एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस आ जाते हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज का, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में हमें साइबर क्राइम के बारे में जानना है, वायरस क्या होते हैं, फिर एंटीवायरस क्या होते हैं, इनके बारे में समझना है। वायरस वो एक जैसे वायरस अगर आपके कंप्यूटर में आ जाए तो वो आपके कंप्यूटर की फाइल को करप्ट करना शुरू कर देता है। ये तो हो गया नेचुरल वायरस जो किसी भी तरीके से आ जाए, लेकिन अब तो ह्यूमन मेड वायरस है। जैसे कि आपको जानबूझकर एक मेल भेजा जाएगा कि 1 लाख रुपए अगर जीतना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें। आपने क्लिक कर दिया, बस समझ जाइए आपके कंप्यूटर का कंट्रोल किसी दूसरे हाथ में चला गया। फिर आपके कंप्यूटर में जो इंपोर्टेंट डेटा होगा उसे लॉक कर दिया जाएगा वहां से, और फिर आपसे फिरौती मांगी जाएगी कि इतने पैसे अकाउंट में डालो तभी आपका कंप्यूटर जो है ऑन होगा, नहीं तो हम कंप्यूटर का पूरा डेटा डिस्ट्रॉय कर देंगे आपका। ये थ्रेट्स चल रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के ये थ्रेट्स हैं। तो इसलिए साइबर पुलिस जो है, दिल्ली की जो साइबर डिपार्टमेंट है, वो जागरूकता अभियान चलाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं कि किसी भी अनजान मेल पर क्लिक न करें। कोई भी लुभावना मेल आपके पास आए उस पर क्लिक न करें। कई बार देखा होगा कि 10 रुपए में और जो है पीटर इंग्लैंड का जींस, और अपने घर मंगवाने के लिए एड्रेस मेंशन करने के लिए क्लिक करें मात्र 10 रुपए में। आपने क्लिक कर दिया, बस कंट्रोल चला गया पूरा उसके पास। फिर वो सीधा मांगेगा $10,000 दे दो, तभी आपका कंप्यूटर ऑन होगा। और ऐसे लोग किसको टारगेट करते हैं? जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो अच्छी पोस्ट पर व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके लैपटॉप में बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा होता है। आम लोगों को नहीं करेंगे, उन लोगों को करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का बड़ा थ्रेट है। इसमें वायरस क्या होता है और वायरस को कंट्रोल करने के लिए एंटीवायरस क्या होते हैं, ये चीजें हमें अच्छे से समझनी पड़ेंगी। जैसे कि ट्रोजन वायरस है, एक बड़ा खतरनाक वायरस है, तो इनके बारे में हमें समझना है, पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपके फुल फॉर्म आते हैं। कंप्यूटर के पेपर में, कंप्यूटर वाले सेक्शन में फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं। सीडी का फुल फॉर्म, कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म, रैम, और जो है रोम, एस रैम क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क, एस रैम, डी रैम, फिर रोम, रोम से बना पी रोम, फिर ईपी रोम, हाँ हाँ, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। हाँ, रैम का तो हमें फुल फॉर्म पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बस स्टैटिक और डायनामिक हो जाता है। ठीक है, ये समझेंगे हम कॉन्सेप्ट इसका। रोम रीड ओनली मेमोरी, फिर रोम में ही पी लगा दिया, पी, पी का मतलब है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ई पी रोम, ये सब फुल फॉर्म आते हैं। इसके अलावा HTML का फुल फॉर्म क्या होता है?
HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? URL तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम क्या होता है? हाँ, URL ये है, अभी बताया था ना, ये DSSP की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे ना DSSP की वेबसाइट, ये पूरा एड्रेस URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है भाई। तो ये हमने बात की आज, ये ओवरऑल हमने कंप्यूटर का पूरा सिलेबस अच्छे से डिटेल में ब्रेक किया है। मैंने सिर्फ आपको टॉपिक नहीं बताए हैं, डिटेल में ब्रेक किया है। और अब इसके बाद इसकी होगी पहली क्लास, जिससे हम शुरू करेंगे डिटेल में इसको पढ़ना, ठीक है। अब इस क्लास से जो स्टूडेंट ने ये क्लास देखी नहीं है वो देख लें, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ठीक है। मैनेजमेंट से बात करके आप एप्लीकेशन पर इस क्लास को देख सकते हैं। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई आपकी। अब अगली क्लास से हम पहली क्लास से शुरू करेंगे, जिसमें टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे, और उसके साथ साथ टॉपिक के साथ जो अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उस टॉपिक से, वो भी क्लास में हम शामिल करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।